Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel Knowledge is Power. Today we are going to discuss the Negotiable Instrument Act 1881 का बेसिक्स. ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन हम लोगों का जो फोकस रहेगा वो अकाउंटिंग एस्पेक्ट के ऊपर रहेगा. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. लेकिन सबसे पहले मेरा आप सबसे अपील है कि मेरा वीडियो को काइंडली नॉलेज इज पावर को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि नेगोशिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है. नेगोशिएबल वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफरेबल. समथिंग विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन is called as a negotiable. अच्छा, negotiable के बाद अगला वर्ड है इंस्ट्रूमेंट. What is an instrument? Instrument is any document which can be used for financial transactions. ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जा सकता है, परचेजिंग सेलिंग के लिए या सेटलमेंट ऑफ ट्रेड के लिए यूज किया जा सकता है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट. तो ये जो कानून है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट को लेकर के डील करता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करेगा अदर देन इन एनी अदर फॉर्म अदर देन कैश. तो शुरू करते हैं हम लोग. तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो कितने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है? तो आप देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है देयर आर 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. दैट इज मैं आपसे इसको NI लिखूंगा. ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर कवर्ड अंडर द एक्ट, जो इस कानून के अंतर्गत कवर्ड है. पहला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेकंड है प्रोमिसरी नोट एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज द चेक. यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको कहिएगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट व्हिच कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन डेट इन फ्यूचर टू द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर. मैंने जो बेसिक डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दिया हुआ है उसको हल्का फुल्का मॉडिफाई किया है, अपने तरीके से उसको मैंने लिखा है. आप लोग डेफिनेशन के लिए अगर जो बेयर एक्ट में जो डेफिनेशन दिया है ये मैं मैं अपने चैनल में डाल दूंगा. ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है रिगार्डिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो आइए इस चीज का जो मेन पॉइंट्स है इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का उस पे हम लोग फोकस करते हैं. सबसे पहले देखिए ये क्या है? ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी का एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. फिर क्या बोल रहा है? इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर. मतलब इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होना चाहिए, क्या रहना चाहिए? एक अनकंडीशनल ऑर्डर रहना चाहिए. अनकंडीशनल ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? यहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है कि तुम मुझे या मेरे कहने पर किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करना, और ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए. मतलब यहां पे कोई भी शर्तें नहीं इंक्लूड होना चाहिए, कोई भी कंडीशंस नहीं देना चाहिए कि अगर ये घटना घटा तभी तुमको पेमेंट करना पड़ेगा, या ये घटना अगर नहीं घटा तब तुमको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा. ऐसा कोई भी शर्त यहां पे एप्लीकेबल नहीं है. फॉर एग्जांपल मान के चलिए मिस्टर ए मिस्टर बी को एक आदेश दिया कि तुम मुझे 5,000 रुपया का पेमेंट करना अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है, नेक्स्ट जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो जीत जाता है, तब तुम मुझे 5,000 रुपया का पेमेंट करना. ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर बिल्कुल नहीं है दोस्तों. क्यों? क्योंकि इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना एक सर्टेन इवेंट नहीं है. इंडिया जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है. तो ऐसा कोई अनसर्टेन इवेंट अगर के बारे में अगर डिस्कशन हो रहा है इंस्ट्रूमेंट में, जिसके बेसिस पे पेमेंट वगैरह तय किया जाएगा, तो हम लोग इसको अनकंडीशनल बिल्कुल भी नहीं कहेंगे. हम लोग इसको कंडीशनल बोलेंगे, कंटिंजेंट बोलेंगे. तो खैर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए. ऑब्वियसली दूसरा व्यक्ति उस अनकंडीशनल ऑर्डर को वो मानेगा कि हाँ मुझे पेमेंट करना है, वो इस बात को स्वीकार करेगा, तभी इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू रहेगा. नहीं तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा. तो अनकंडीशनल ऑर्डर रहना चाहिए. किसको ये अनकंडीशनल ऑर्डर किसको दिया जाएगा? एक सर्टेन पर्सन को. एक सर्टेन पर्सन मतलब एक पर्टिकुलर आदमी जो
जिस समय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लिखा जा रहा था, या जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको जब लिखा जा रहा था, वो इस धरती में मौजूद था। ही शुड बी अ रियल पर्सन, ही शुड नॉट बी एन इमेजिनरी पर्सन और अ फेक पर्सन। ठीक है, कोई इमेजिनरी पर्सन के नाम पे अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अनसर्टेन, एक रियल पर्सन होना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। तो एक सर्टेन पर्सन को यहाँ पे आदेश मिलना चाहिए, क्या करने के लिए? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन डेट इन फ्यूचर, यानी कि पेमेंट करना है। क्या पेमेंट करना है? एक सर्टेन सम ऑफ मनी का पेमेंट करना है। तो सर्टेन सम ऑफ मनी इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब क्या है कि जो अमाउंट ऑफ मनी है, जैसे 5,000, 10,000, ये एक अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। ये फिर बढ़ना या घटना नहीं चाहिए, ये अमाउंट का बढ़ना या घटना यहाँ पे अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए अगर मिस्टर बी को बोलता है कि यू हैव टू पे मी ₹5,000 प्लस, अगर आप डिले करते हो तो आपको इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर annum हमको देना पड़ेगा। तो जो टोटल अमाउंट आएगा वो यहां पे हम आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम आपको आदेश दे रहे हैं कि आप हमें पेमेंट करो। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा दोस्तों। रीजन बीइंग कि इंटरेस्ट यहां पे डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडीशन के ऊपर कि अगर मिस्टर बी डिले करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मिस्टर बी का पेमेंट में डिले होगा कि नहीं होगा ये तो सर्टेन नहीं है, तो इंटरेस्ट का पेमेंट भी सर्टेन नहीं है। मान लेते हैं कि मिस्टर बी डिले किया तो भी यहां पे इंटरेस्ट सर्टेन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे उसका डिले के दौरान उसको इंटरेस्ट देना तो है, पर वो एक टाइम पीरियड ऑफ डिले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मिस्टर बी हो सकता है 1 महीना डिले किया तो इंटरेस्ट उसको कम देना पड़ेगा, अगर वो 2 महीना डिले करेगा तो इंटरेस्ट उसको ज्यादा देना पड़ेगा, 3 महीना, 4 महीना, जितना महीना वो बढ़ाता जाएगा, डिले का जितना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। सिंस यहां पे इंटरेस्ट अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, सो दैट तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सर्टेन सम ऑफ मनी वाला कंसेप्ट है वो यहां पे फॉलो नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहां पे इसको एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं मान सकते हैं अगर इंटरेस्ट की बातें या अदर चार्जेस पे, अदर पीनल चार्जेस या अदर कोई भी चार्जेस के बारे में बोला हुआ रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, तो यहां पे हम लोग मान सकते हैं कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या लिख रहा है देखिए, एक सर्टेन डेट में। हाँ दोस्तों, सर्टेन डेट तक सर्टेन हम लोग डिस्कस किए थे कि सर्टेन सम ऑफ मनी का यहाँ पे पेमेंट होना चाहिए। कब पेमेंट होना चाहिए? एट अ सर्टेन डेट इन द फ्यूचर, यानी कि जो फ्यूचर में आपको पेमेंट करना है, अभी नहीं, पेमेंट आपको करना है फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर में कब पेमेंट करना है? एक सर्टेन डेट में पेमेंट करना है या एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको पेमेंट करना है। और वो डेट क्या होना चाहिए, वो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल बाद कभी भी पेमेंट कर सकते हो, इस तरह से नहीं होता है। हर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक सर्टेन मैच्योरिटी पीरियड रहता है। वो मैच्योरिटी पीरियड जब ओवर हो चुका होता है तो यहां पे क्या होता है, आपको यहां पे जैसे ही वो मैच्योरिटी पीरियड ओवर हो जाएगा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे जनरली देखा गया है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 मंथ्स का ड्यू डेट होता है, तो वो 3 मंथ्स मान के चलिए मैं आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता हूं, तो मेरे को ये पेमेंट कब मिलेगा इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट में? अभी चल रहा है आपका नवंबर महीना, नवंबर के बाद दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, तो 3 महीना क्रॉस होगा आपका फरवरी में। तो मान के चलिए हम 4 नवंबर को बिल ड्रॉ करते हैं, तो 4 नवंबर को अगर हम बिल ड्रॉ करते हैं तो 4 फरवरी को आपका नॉर्मल जो ड्यू डेट है वो आ रहा है, नॉर्मल टाइम पीरियड ओवर हो रहा है 4 फरवरी को। लेकिन यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड यहां पे अलाउड होता है। तो 3 डेज ऑफ ग्रेस अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं 4 फरवरी के बाद तो 7 फरवरी होता है, 5, 6, 7, 7th ऑफ फरवरी को जाकर के ये जो पेमेंट है वो आपका ड्यू होता है। तो 7th फरवरी को मान के चलिए संडे आ गया, ठीक है, मान के चलिए ऐसा हो सकता है कि 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद आपका
संडे आ जा रहा है, तो अगर संडे के दिन तो आपका बैंक बंद रहता है, वो दिन एक ऑफिशियल हॉलीडे होता है। तो दैट इज वाई अगर वो 7 फरवरी हम लोगों को पहले से पता है कि वो संडे आने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दिन पहले उसका ड्यू डेट हम लोग ले लेते हैं। और अगर हम लोग देखते हैं कि अचानक से कोई इवेंट, या फिर मान लीजिए 7 फरवरी वाज डिक्लेयर्ड एज अ ऑफिशियल हॉलीडे, इट वाजंट अ संडे, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू सम इवेंट के वजह से उसको राष्ट्रीय छुट्टी घोषणा कर दिया, या 15 जैसे अगर मान लीजिए कि ड्यू डेट हो सकता है 15 अगस्त को फॉल कर गया, 26 जनवरी को फॉल कर गया, जो कि ऑलरेडी एक रिनाउंड ऑफिशियल हॉलीडेज हैं, उस दिन में फॉल कर गया, तो इन दैट केस हम लोग एक दिन पहले का जो डेट है उसको लेंगे और उसको मानेंगे कि वो क्या हो रहा है, दैट इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर मान के चलिए वो एक पब्लिक हॉलीडे होने वाला था, ऐसा पहले से पता नहीं था, ऑफिशियल हॉलीडे होने वाला था, पब्लिक हॉलीडे होने वाला था, ये हम लोगों को पहले से पता नहीं था, अचानक से कुछ मान लीजिए कुछ घटना घट गया, कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्टर वगैरह का डेथ हो गया या कुछ हो गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अचानक से उसको ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर किया। तो अगर उसको बाद में गवर्नमेंट के द्वारा एक पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन का ग्रेस पीरियड को ऐड करने के बाद एक दिन और एक्स्ट्रा ले लेंगे, मतलब 4 दिन का यहां पे मिल जाएगा आपका ग्रेस पीरियड, यानी कि जिस डे में पेमेंट होने वाला था उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस डे को माना जाएगा एज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो आप लोग बोलने का मतलब मेरा ये है, आप लोगों से ये कहने का मतलब ये है कि ये डेट जो होता है वो फिक्स्ड होता है दोस्तों, ठीक है, वो पेमेंट का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है, किसको पे करना है वो फिक्स्ड है, और जो डेट में पेमेंट करना है वो यहां पे फिक्स्ड होता है, ठीक है, टू द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर, या फिर कोई दूसरा पर्सन, मतलब अच्छा ये पेमेंट किसको कर रहा है वो तो फिक्स है, तो ये पेमेंट सर्टेन पर्सन करेगा, किसको करेगा, टू द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट को जिसने बनाया, यानी कि यहां पे बाय द वे मैं घुमा घुमा करके बात नहीं करूंगा दोस्तों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉवर, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, वी कॉल इट him the drawer of the instrument। तो जो भी ड्रॉवर होगा that is the maker of the instrument, पेमेंट या तो उसको डायरेक्टली किया जाएगा या उसके कहने पे किसी और व्यक्ति को भी पेमेंट किया जा सकता है, यानी कि किसी थर्ड पर्सन को भी यहां पे पेमेंट किया जा सकता है, ऐसा प्रोविजंस यहां पे बनाया हुआ है। तो ड्रॉवर that is the maker of the instrument को यहां पे पेमेंट किया जा सकता है, और एनी अदर पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर। तो ये हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मोटा मोटी आप मान के चल सकते हो बेसिक्स। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद अगला नंबर आता है आपका प्रॉमिसरी नोट का। तो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है दोस्तों, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ एक जगह में डिफरेंस है, बाद बाकी सारे पॉइंट सेम है। तो प्रॉमिसरी नोट में रहता है एक अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, अनकंडीशनल promise to pay a certain sum of money to a certain sum of money to a certain person, यानी कि यहां पे जिस तरीके से आप देख रहे हो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक अनकंडीशनल ऑर्डर था टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन, यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस आएगा कि प्रॉमिसरी नोट भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पर वहां पे आपको एक अनकंडीशनल प्रॉमिस करना पड़ता है, यानी कि प्रॉमिसर खुद वादा करता है प्रॉमिसी को कि मैं तुमको 5,000 10,000 या जो भी एक सर्टेन सम ऑफ मनी होगा वो मैं पेमेंट करूंगा एट अ सर्टेन डेट इन द फ्यूचर, हम आपको पेमेंट करेंगे, ऐसा हम खुद बोलते हैं। यानी कि एक तरफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप जो मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के लिए एक राइट क्रिएट करता है, ये एक अधिकार क्रिएट करता है। आप बोल सकते हो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेकर के लिए फॉर द मेकर बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ राइट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ राइट, वो एक अधिकार क्रिएट कर रहा है। और प्रॉमिसरी नोट के लिए जो मेकर है उसके लिए ये क्रिएट करेगा
लायबिलिटी, एक तरफ एक एसेट क्रिएट हो रहा है, दूसरी तरफ प्रोमिसरी नोट के केस में यहां पे एक लायबिलिटी क्रिएट कर देगा वो, जिसके अंतर्गत जो प्रोमिसर है उसको एक सर्टेन सम ऑफ मनी देना ही पड़ेगा एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। अच्छा, इसके बाद चेक। तो चेक क्या है दोस्तों? चेक इज ऑल्सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, बाय नेचर, बाय कैरेक्टर, जो भी है। बस डिफरेंस क्या है? इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक। चेक हमेशा किसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है? बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। यानी कि चेक के केस में जो ड्रॉवी होता है वो हमेशा कौन होता है? वो हमेशा एक बैंक होता है। तो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड अ चेक। क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवी कैन बी एनीबॉडी। ड्रॉवी मतलब ड्रॉवी वो पर्सन है जिसको आप आदेश दे रहे हो, ठीक है, उसको हम लोग यहां पे ड्रॉवी बोलते हैं। बाय द वे, मैं डिस्कस कर लेता हूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देयर आर टू पार्टीज, देयर आर एक्चुअली थ्री पार्टीज, देयर आर थ्री पार्टीज। हु आर दे? द ड्रॉवर, द ड्रॉवी एंड द पेई। यानी कि ड्रॉवर है, ड्रॉवर कौन? जो मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम लोग ड्रॉवर कहेंगे, जो बिल को बनाएगा उसको हम लोग ड्रॉवर बोलेंगे, ठीक है। ड्रॉवी कौन? जिसको आदेश दिया जाएगा कि तुमको पैसा देना है, वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा ड्रॉवी। जिसके ऊपर लायबिलिटी है पेमेंट करने का, वो ड्रॉवी होगा। और तीसरा है पेई। पेई कौन? पेई वो व्यक्ति है जिसको ड्रॉवी पेमेंट करेगा। अधिकतर केस में 90% केस में पेई खुद ड्रॉवर होगा, लेकिन कभी कभी एंडोर्समेंट का कंसेप्ट आ जाएगा, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज में या एंडोर्समेंट ऑफ ए चेक के केस में क्या होता है? आदेश दिया जाता है ड्रॉवर के द्वारा कि तुम मुझे नहीं, मेरे बिहाफ में थर्ड पर्सन को पेमेंट करो। तो वहां पे थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा पेई। तो ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई, दीज आर द थ्री पर्संस इन द केस ऑफ थ्री पार्टीज इन द केस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का ये था ओवरऑल, जो मैंने आपको समझाया, वो ओवरऑल एक मोटा मोटी कंसेप्ट था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत तरीके का इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। देयर कैन बी लॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे इनलैंड बिल एक होता है, एक फॉरेन बिल होता है। इनलैंड बिल क्या होता है? इनलैंड बिल इज अ बिल विच इज ड्रॉन एंड पेएबल विद इन द होम कंट्री। मतलब वो ड्रॉन एंड पेएबल कहां होगा? उसी होम कंट्री में होगा जिस कंट्री में वो ड्रॉ हुआ था। जैसे इंडिया का बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर इंडिया का कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, वो अगर इंडिया में ही किसी व्यक्ति को आदेश दिया जा रहा है कि आप पेमेंट करो, वो भी इंडिया के अंदर पेमेंट होगा, तो उसको हम लोग इनलैंड बिल बोलेंगे। लेकिन इन द केस ऑफ अ फॉरेन बिल, ड्रॉवी हो सकता है कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन होगा जो इंडिया में नहीं रहता होगा, उसको अगर पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है विच इज पेएबल आउटसाइड इंडिया, विच इज पेएबल आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री, तो वो हो जाएगा एक फॉरेन बिल। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। One is called as the inland bill, second one is called as the foreign bill. Inland bill is drawn and payable inside the home country or the domestic territory of the country. So in that case it will be considered as an inland bill. Foreign bill is that bill which is drawn and payable outside the home country, that is the domestic territory के बाहर अगर payable होगा तो वो बन जाएगा foreign bill. इसके बाद bills of exchange और भी बहुत किस्म के हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यहाँ पे टाइप्स है। चलिए हम लोग उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, और चेक के कितने डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी आइए डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अकाउंटिंग पार्ट पे। अच्छा दोस्तों, जिस तरीके से ड्रॉवर बन जाता है मेकर, मतलब जो मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है जिसने बिल को ड्रॉ किया, वो ड्रॉवर है इन द केस ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवी इज द एक्सेप्टर। ड्रॉवी वो है जो एक्सेप्ट कर रहा है बिल को कि हाँ मेरे को पेमेंट करना है। दोस्तों, जब कोई बिल ड्रॉ करता है, मेकर जब बिल ड्रॉ करता है तो वो ड्रॉवर बन जाता है, और जब वो बिल एक्सेप्ट कर लेता है ड्रॉवी, तो ये एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर के लिए बन जाता है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, और ड्रॉवी के लिए बन जाता है बिल्स पेएबल। जिसके नाम से आप बिल ड्रॉ कर रहे हो वो ड्रॉवी है, और आप खुद ड्रॉवर हो। तो ड्रॉवर के लिए जिस बिल को हम लोग बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, ड्रॉवी के लिए वही चीज बिल्स पेएबल होता है। क्या फर्क है दोनों में? है सेम डॉक्यूमेंट पर अलग अलग नाम से ये जाना जाता है।
बिल्स रिसीवेबल ड्रॉवर के लिए एक एसेट है, जबकि बिल्स पेएबल ड्रॉवर के लिए एक लायबिलिटी बन जाता है। बस इतना ही सा फर्क होता है, ये वो भी जब हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे तब। ठीक है, तो जिस तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होता है, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी एंड पेई, ठीक उसी तरीके से इन द केस ऑफ ए प्रोमिसरी नोट 2 पार्टीज होते हैं, प्रोमिसर और प्रोमिसी। जो प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ मुझे पेमेंट करना है, उसको हम लोग प्रोमिसर बोलेंगे, और जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है यानी कि जिसको पेमेंट किया जाएगा वो हो जाएगा प्रोमिसी। यहाँ पे 3 पार्टीज का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टीज होता है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। तो दिस इज द सिचुएशन। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर को। थैंक यू दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा आने वाला है उसमें हम लोग चेक का डिफरेंट टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए वीडियो में मैं बस इतना ही छोड़ूंगा। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। थैंक यू।